तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं प्लस 2 फिजिक्स जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर है पहला चैप्टर, जिसको आज के एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा एक ही वीडियो में वन शॉट जिसे बोलते हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि चैप्टर फर्स्ट से जुड़ा हुआ छोटा प्रश्न चाहे आधे नंबर का ही हो, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए इसके साथ इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हिंदी में बोलते हैं तो विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। देखिए फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इस पूरी ब्रांच के अंदर, फिजिक्स की ब्रांच के अंदर अपने क्या करते हैं, कोई भी स्टेशनरी चार्ज है या फिक्स चार्ज है जो मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो गति नहीं कर रहा है, एक जगह स्टेबल है, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज या फिक्स चार्ज है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किसी और चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा और क्या क्या इसके साथ इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, इससे क्या क्या चीजें अपने मतलब काम की बनाई जा सकती है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन होती है जो स्टेशनरी चार्ज के बारे में या स्थिर चार्ज के बारे में फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। तो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो इसी से जुड़ा हुआ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या हिंदी में बोलते हैं घर्षण विद्युत। तो फ्रिक्शनल वेलोसिटी या घर्षण विद्युत क्या होती है, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आपने घरों में देखा होगा कई बार। अपने नहीं तो आप अभी कर सकते हैं, एक कंघा लीजिए, अपने सूखे बालों के साथ उसको रगड़िए, फिर कागज के छोटे छोटे पीसेस टुकड़े लीजिए और उसके पास लेके जाइए, तो वो उससे अट्रैक्ट होगा, वो कागज के टुकड़े उसके चिपक जाएंगे। बेसिकली अपने क्या किया, घर्षण किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रबिंग। क्या की, रबिंग की, किसकी, कंघे की। और उसके बाद में उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसके कारण वो क्या करने लग गया, वो कई चीजों को अट्रैक्ट करने लग गया, जैसे कागज के टुकड़े धूल के कारण। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 600 बीसी ग्रीक के अंदर। 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व ग्रीक के अंदर कुछ लोगों को एक टुकड़ा मिला जिसको बोलते हैं अंबर, या कई जगह एम्बर भी बोलते हैं, अंबर या एम्बर, या बोलते हैं कि या हालांकि बाद में तो एक्सप्लेन किया गया, तब तो हर मटेरियल के साथ ये पॉसिबल है। तो एम्बर नाम का टुकड़ा जिसको किसी चीज के साथ रगड़ दिया, तो जैसे ही अपने कंधे के साथ होता है ठीक ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो वहां से एम्बर को ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन से शब्द बना इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने सारी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एम्बर का ही नाम है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एम्बर का जो टुकड़ा था, मटेरियल था, उसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कोई चीज रगड़ने के बाद एम्बर के टुकड़े को रगड़ा, तो किसके साथ, रेशम के कपड़े के साथ मानो, ठीक है, वूल के साथ या फिर फर के साथ, मतलब ये पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके साथ। तो रगड़ने के बाद में उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने सबसे पहले पढ़ेंगे घर्षण विद्युत या जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में अपने इसको आगे मॉडिफाई मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक अपने कांच की रोड ले ली, ये रोड है कांच की, किसकी, कांच की, और एक रोड मैंने ले ली रबर की, कांच की रोड या रबर की। क्या होता है जब इसको किसी रेशम के कपड़े के साथ, रेशम या आपने क्या कर सकते हैं फर यानी पंख वगैरह, कोई रेशम के कपड़े के साथ इस कांच की रोड को रगड़ लिया। रगड़ने के बाद में छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। इसी तरह ग्लास की रोड को, कांच की रोड को, इसी प्रकार रबड़ की रोड को किया, तो इसने अलग कोई मैटर को अट्रैक्ट किया।
जब एक कांच की रोड ली गई, उसको फल के साथ, रेशम के साथ रगड़ा गया, रबिंग की गई, एक कांच की रोड और ले ली, दोनों को ऐसे टांग दिया धागे के साथ, तो देखा वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही है, दूर दूर पुश कर रही है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, रिपेल कर रही है। जबकि ये कांच की रोड और रबड़ की रोड को एक साथ रखा गया, तब वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। यानी कांच की सेम रोड है, वो तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है, और अलग अलग रोड है वो क्या करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो वहां से पता लगा कि किसी चीज को रब करने के बाद में, रगड़ने के बाद में, घर्षण करने के बाद में उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसके कारण वो क्या करता है, और चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। उस प्रॉपर्टी का नाम ही दिया गया चार्ज। उस प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया, चार्ज। अब चूंकि अपने यहां से शब्द लिया गया इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी चार्ज का नाम दे दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यानी चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज किसी मटेरियल की, मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो और पदार्थों से और मटेरियल से अलग हो जाता है थोड़ा, और उसके अंदर कुछ स्पेशल जो कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की एक तरह से प्रॉपर्टी आ जाती है, एक गुण आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, घर्षण विद्युत या जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं चार्ज की। तो बेसिकली एक बंदा हुआ था वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी फ्रैंकलिन लिख रहा हूं मैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के बंदे ने क्या किया, जो इस पर प्रॉपर्टी है चार्ज की, इस पर कांच वाली को, उसको नाम दे दिया पॉजिटिव। उसने बोला कि ये जो कांच के ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी है उसको नाम दे दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और इसको दे दिया नेगेटिव। क्या दे दिया, नेगेटिव। तो वहां से ही पता लगा कि चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो प्रकार का चार्ज बता दिया। तीसरा चार्ज आज तक खोजा नहीं गया। अब तक चार्ज दुनिया के अंदर कितने एग्जिस्ट करते हैं, दो ही करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का भी पता लग गया, चार्ज का भी पता लग गया, इस ब्रांच का भी पता लग गया, इलेक्ट्रॉन शब्द इलेक्ट्रिसिटी कहां पे है वो भी आपको पता लग गया। अब बात करते हैं कि किसी चार्ज के अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। उससे पहले एक चीज और बताता हूं आपको कि कोई वस्तु, कोई भी मटेरियल है जिस पे चार्ज आता है, जैसे इस पे चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। किसने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस हिसाब से जो भी कोई मैटर है, कोई भी अपने पास पदार्थ है, वो दो प्रकार से चार्जिंग हो सकती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली। अब बात करें कि किसी चीज की चार्जिंग जो है, किसी मटेरियल की चार्जिंग वो कितने प्रकार की होती है, तो उसके बारे में करेंगे। तो ये आपका मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशित करने की विधियां, हिंदी में बोलेंगे। नंबर एक तो आपको मैंने बता दिया रबिंग। रबिंग का मतलब रगड़ना, घर्षण करना, अभी जो आपको एक्सपेरिमेंट किया था। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं चालन, हिंदी में तो बोलते हैं चालन, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई भी मटेरियल है, एक अपने पास रोड है जिस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब इसके टच में कोई और रोड लेके आते हैं जिस पे मान लो सपोज कोई चार्ज नहीं, हो भी सकता है कम हो जाए, कोई चार्ज नहीं, तो ये प्लस वाला चार्ज ये होता है, कुछ चार्ज इसमें से इसके ऊपर चला जाता है टच के द्वारा। टचिंग हुई है, संपर्क हुआ है, संपर्क के द्वारा क्या होता है, ज्यादा चार्ज वाला जो मैटर है उससे चार्ज वो कम चार्ज वाले मैटर के पास चला जाता है। कब तक, जब तक वो न्यूट्रल एक जैसा ना हो जाए, लेवलिंग में ना हो जाए। अब इस प्रकार जो टचिंग से चार्जिंग होती है, अब देखो ये चार्ज था, ये डिस्चार्ज था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन टच करवाने के बाद इसमें चार्जिंग हो गई, इसकी इस रोड की या इस मटेरियल की चार्जिंग होगी। इसको बोलते हैं चालन या कंडक्शन, यानी टचिंग के द्वारा जो चार्जिंग होती है उसको बोलते हैं चालन या कंडक्शन।
तीसरा होता है उसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन या इसको बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। अब प्रेरण के अंदर क्या होता है, देख लीजिए, मान लीजिए अपने पास एक रोड है, इस पर बहुत सारा चार्ज है प्लस, ठीक है। इधर मैंने कोई प्लेट ले ली, कोई, आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर मूवमेंट करते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जितने पॉजिटिव होते हैं उतने क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इस हिसाब से पूरा एटम क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जिस पर ना तो धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। आगे समझ। अब इसका मतलब ये न्यूट्रल है, इसमें इसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने क्या है? नेगेटिव। अब ध्यान रखिए, जब ये रोड इसके पास लेके आया, रोड क्या लेके आया? पास लेके आया। अभी जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि पॉजिटिव वाला कांच वाली रोड रबर वाली रोड को अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इट मींस इसके अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको ये प्लस रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव वालों को रिपेल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, तो पॉजिटिव उस साइड में चले जाएंगे। ठीक है। क्या हो अगर इसको मैं धरती के साथ टच में कर दूं, अर्थिंग कर दूं, भू संपर्कित कर दूं, तो जो अपनी धरती है, पृथ्वी है, उसको ऋणावेशित गोला माना गया है। एक ऐसा गोला है, स्फीयर है, जो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा किसके अंदर चला जाएगा? धरती के अंदर चला जाएगा। तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्या पहले ये चार्ज थी? नहीं। मैंने क्या किया? एक पॉजिटिव चार्ज की रोड इसके पास लेके आया और अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करते क्या पॉजिटिव चार्ज सारा कहां पे चला गया? धरती में। अब इस पे क्या चार्ज बच गया? नेगेटिव। इसका मतलब इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, टच नहीं किया। टच नहीं किया तो इस जो ये मेथड है, ये विधि, इसको बोलते हैं इंडक्शन या प्रेरण। तो किसी भी चीज को चार्ज करने की 3 अपने पास मेथड्स हैं। नंबर 1 जो है जो रबिंग, जो मैंने पहले ग्लास रोड वाला एग्जांपल दिया था, या रबर रोड वाला। दूसरा कंडक्शन, जो इस प्रकार टच के द्वारा होता है। तीसरा इंडक्शन, जो इस प्रकार जिसमें टच नहीं होता, इस प्रकार जो चार्जिंग होती है। तो आपको ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, आवेशन की विधि। अब बात करते हैं कि कोई वस्तु, अब कोई भी मेटल है वो चार्ज क्यों होता है, बात करते हैं। तो अपने पास मेथड्स आ गई। अब बात करते हैं चार्ज होता क्यों है, रीजन ऑफ चार्जिंग। रीजन ऑफ चार्जिंग या आवेशित होने का कारण क्या है बेसिकली। अब इसको समझते जाइए। क्या होता है, मान लेते हैं ये चौक है, या मैं एग्जांपल के तौर पर कंघी, कोई कंघा ले लेते हैं अपने, कोई भी अपने पास अभी मटेरियल नहीं है, मान लीजिए इसको ही मान लेते हैं, ये चौका डिब्बा है, इसको मैं ऐसे रब करता हूं उसके साथ, ठीक है। अब ये चार्जिंग इसके अंदर होगी, कैसे होती देखिए। आपको पता है कि ये जो चौक है या ये जो डिब्बा है या जो कंघा है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम, ये एटम मान लीजिए, ये एटम है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं कक्षाओं के अंदर, ऑर्बिट्स में। तो मान लेते हैं इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक ये आ गया और 8 ही आ गया, मतलब सेकंड ऑर्बिट हो गए 3 3 6 और 2 3 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जब इसकी किसी के साथ रबिंग करते हैं, क्या करते हैं, किसी चीज के साथ रबिंग करते हैं, तो आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा बल में जब रबिंग होती है तो वहां पे जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाथ गर्म होते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल, तो जो कितना अपने काम किया, वर्क डन किया, वो किसमें चेंज हो गया, एनर्जी के। तो इसके अंदर ही वो होगा कि जब रबिंग होगी तो जो किया गया वर्क डन है वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। एनर्जी में चेंज होते ही वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इस कक्षा की एक स्पेशल एनर्जी है इस ऑर्बिट की। जब मैं एटम वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
इस ऑर्बिट की स्पेशल क्या है, एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है बाहर चला जाएगा। सपोज करते हैं अपने ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, अब पहले इसके पास प्लस के कितने थे 10 थे और माइनस के इलेक्ट्रॉन कितने थे 10 थे, इट मींस कुल मिलाकर टोटल चार्ज क्या था 0, ये उदासीन था, न्यूट्रल था। अब क्या हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्लस के तो 10 बच गए और माइनस के कितने हो गए 9 हो गए, इट मींस प्लस का 1। अब इस एटम पे चार्ज क्या आएगा +1, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक एटम और था जिसके पास 11 तो प्लस के थे, मान लेते हैं सब एग्जांपल के लिए, और 11 के किसके थे माइनस के। मान लेते हैं ये अगर इसके पास चला जाए जिससे रबिंग की है जिससे रबिंग की है ये इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाए तो अब इसके पास 11 12 हो जाएगा माइनस के, क्योंकि पहले से 11 थे एक और आ गया माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है किसका होता है नेगेटिव होता है। ये तो छठी सातवीं में आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस और प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस। तो अब इसके पास टोटल माइनस कितने होंगे 12 और प्लस कितने होंगे 11, तो इट मींस ये क्या हो गया माइनस का 1 कुल मिलाकर, तो ये क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये क्या होगी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इस हिसाब से बेसिकली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो होता क्या है जब भी किसी दो चीजों को रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, रबिंग की जाती है, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं जिससे वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिस पर जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जिससे जाते हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिस पर जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहां से एक चीज ध्यान रखिए, नोट करना, मैं बाद में बताऊंगा। देखिए इसके पास 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, कुल मिलाकर कितने थे 20। इसके पास 11 और 11 कितने थे कुल मिलाकर 22, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 20 और 22 42। चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, यानी 10 तो पॉजिटिव चार्ज थे 10 नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। और इसके पास कितने थे 11 पॉजिटिव चार्ज थे 11 नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया ये इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने रह गए 10 के 10 और नेगेटिव चार्ज कितने रह गए 9, और यहाँ पे कितने हो गए पहले प्लस के 10 थे 11 थे और माइनस के कितने थे 11 थे, अब कितने हो गए माइनस के 12, यानी चार्ज यहाँ से वहां गया है, बस चार्ज यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज वहां पर गया है। इस चीज को मैं अभी बताने वाला हूँ, ये मैंने क्यों बताया, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रीजन ऑफ चार्जिंग या जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ चार्जिंग का इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, किसकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण हिंदी में बोलते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या हिंदी में बोले तो आवेश के गुण। तो पहला गुण क्या था, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, जब मैंने बोला था ग्लास की रोड को ग्लास की रोड के पास लेके आए तो एक दूसरे को रिपेल किया, प्रतिकर्षित किया, तो इसका मतलब सेम चार्ज होते हैं, वो सेम चार्ज जो होते हैं उनमें क्या होता है रिपेल होता है, रिपेल मतलब एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट वाले ग्लास और रबर रोड ने को क्या किया था अट्रैक्ट। तो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, इसी के अंदर लिख देता हूं एंड ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है। समान जो चार्ज होता है उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत चार्ज होता है उसमें आकर्षण बल लगता है, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, मैंने अभी जो बताया था कुल मिला के इधर से चार्ज उधर चला गया, बस क्या चार्ज कहीं पे प्रोड्यूस हुआ बना नहीं, क्या खत्म हुआ नहीं, बस यहां से वहां चला गया। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या हिंदी में बोलते हैं इसको संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण। ये क्या बोलते हैं कि चार्ज को ना तो बना सकते हैं अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही खत्म कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, neither can produce nor can destroy।
बस ट्रांसफर हो सकता है किसी भी मेथड्स के द्वारा, 3 मेथड्स आपको जो बताए थे। यानी दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी वो होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको योज्यता। एडिटिविटी क्या बोलती है, मान लेते एक सिस्टम अपने पास एक प्लेट है, उस पर चार्ज है प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है। तो एडिटिविटी बोलती है कि जब भी चार्ज को बहुत सारे चार्ज को जोड़ा जाता है तो इनका सम जो होता है, जो जोड़ जो होता है वो अलजेब्रिक होता है, बीजगणितीय होता है, यानी निशान के साथ। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका निशान के साथ जोड़ना है, मतलब प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3। इट मींस अगर इनका ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 3 5 5 15 और माइनस का 3 3 6 और 2 8, कुल मिलाकर प्लस का कितना बच गया अपने पास 7। प्लस का कितना बच गया 7। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडिटिविटी या योज्यता। यानी चार्ज का जब भी सम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं तो अलजेब्रिक होता है, यानी बीजगणितीय होता है, यानी निशान के साथ होता है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की या चौथी प्रॉपर्टी आती है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है, चौथी प्रॉपर्टी बोलती है क्वांटाइजेशन। इंग्लिश के अंदर बोलते क्वांटाइजेशन और हिंदी में बोलेंगे इसको क्वांटीकरण। अब ये देखो ये क्या होता है, तो एक बंदा था मेलिकन नाम का, किस नाम का, मेलिकन नाम के बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि जो किसी भी जो मटेरियल है, किसी कोई भी पदार्थ है अपने पास, उसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है, चार्ज जो होता है जिसको चार्ज को मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूं, टोटल चार्ज होता है वो एक छोटे से पैकेट, मतलब इसको पैकेट ले रहा हूं, एक छोटे से पैकेट का पूर्ण गुणज होता है। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण गुणज और इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीपल इंटीजर। एक छोटे से पैकेट का मल्टीपल में होता है या एक छोटे से पैकेट के गुणन के रूप में होता है, गुणज के रूप में होता है। इस पैकेट को नाम दे दिया उसने क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। कहने का मतलब, इसको समझो ढंग से, कहने का मतलब होगा कि अगर ये प्लेट है, कोई भी ऐसी प्लेट है, इस पे जो टोटल चार्ज निकाला वो पैकेट्स के रूप में होगा, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 5 पैकेट 10 पैकेट वगैरह 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 वगैरह। ये पैकेट्स की जो संख्या है वो हमेशा पूर्ण होगी, पूर्णांक होगी, इंटीजर होगी। पैकेट्स की संख्या, नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी Q इक्वल टू आएगा अपना Ne। इस पैकेट को नाम दिया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, इस पैकेट को नाम, ठीक है। या इसको दूसरी डेफिनेशन में तो इसकी डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, उस पैकेट्स का नाम ही है क्वांटा ऑफ चार्ज। यानी और उस पैकेट को किससे डिनोट करते हैं, ई से, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो उस पैकेट पे चार्ज होता है। ये पैकेट्स की जो संख्या होती है वो हमेशा पूर्ण, मतलब पूर्णांक होगी या इंटीजर्स में होगी। ये नहीं होती कि डेसिमल में हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता कि किसी ने, एक रोड ने दूसरी कोई भी प्लेट को पैकेट्स दिए तो ये 5 पैकेट 7 पैकेट 99 पैकेट इस प्रकार दे सकती है, लेकिन 2.5 पैकेट ऐसे नहीं दे सकती, 3.7 पैकेट ऐसे नहीं दे सकती, 5/7 पैकेट ऐसे नहीं दे सकती। यानी कुल मिला के जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है और उस पैकेट पर, एक पैकेट पे चार्ज कितने, किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। और तो कुल मिला के टोटल आ गया इसकी Q की, किसकी इक्वल आएगा, Q इक्वल टू n की, जहां पे n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कहां से लेकर 1 2 3 4 100 पूरा डिजिट, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होता है वो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹
कूलम, नहीं पता तो याद रख लीजिए। एक इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम। अब ध्यान रखिए कोई किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ पॉजिटिव ले लिया जाएगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ नेगेटिव ले लिया जाएगा। इट मींस अगर चार्ज कहीं से कहीं पे ट्रांसफर होता है तो पैकेट्स के रूप में होगा। एक पैकेट्स का मान ये होता है और पैकेट्स हमेशा इंटीजर्स होंगे 1 2 3 इस प्रकार होंगे, ऐसे नहीं कि पॉइंटों में 2.5 पैकेट, ऐसा नहीं हो सकता। उस पैकेट का नाम दिया गया है क्वांटा ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आ गई प्रॉपर्टी नंबर 3rd या 4th जो भी। एक प्रॉपर्टी और जिसको बोलते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इनवेरियंस ऑफ चार्ज, वेरियंस ऑफ चार्ज, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निश्चलता। किसकी? आवेश की या चार्ज की निश्चलता, आवेश की निश्चलता। क्या बोलता है? मान लो 5 कूलम कोई चार्ज है, कूलम इसकी यूनिट है, आगे एक्सप्लेन करूंगा, चार्ज की यूनिट है। 5 कूलम कोई चार्ज है, इसको चाहे यहाँ पे पड़ा रहने दो, चाहे 300 की स्पीड से चल रही हुई किसी गाड़ी में रख दो, ये 5 कूलम चेंज नहीं होगा, ये 5 कूलम ही रहेगा। यानी किसी भी वेलोसिटी से इसको मूवमेंट करवाने पर इस चार्ज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज या आवेश की निश्चलता। ये आपके है नहीं, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद बात करते हैं यूनिट की। किसकी बात करते हैं? यूनिट्स की। किसकी? यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी आवेश की इकाई। इसकी जो चार्ज, जैसे चीनी को किलो में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, ऐसे चार्ज को कूलम में मापते हैं। किसमें? कूलम। डिनोट किससे करते हैं? सी से, ठीक है। कूलम में और डिनोट किससे करते हैं? सी से। कूलम नाम का एक वैज्ञानिक आएगा, अभी थोड़ी सी देर बाद पढ़ाऊंगा, तब उसके नाम से ये यूनिट, ये मात्रक लिया गया। इसका एक और मात्रक है, एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं फेराडे, क्योंकि फेराडे नाम के बंदे ने भी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो ब्रांच है उसमें थोड़ा काम किया था, मैं आगे बताऊंगा। फेराडे, तो एक जो फेराडे होता है 1 फेराडे, वो होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम की, ठीक है। तो ये चार्ज की यूनिट होगी। अब चार्ज की अगर परिभाषा बनाएं तो क्या बना सकते हैं? आपको पता है 10th के अंदर परिभाषा है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की, I = Q/T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो IT = Q। तो यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं, अगर ये एक हो जाए, ये एक हो जाए तो ये भी एक होगा। आपको पता है 1 × 1 = 1। इसकी इकाई क्या? कूलम। इसकी इकाई क्या? एम्पियर। इसकी इकाई क्या? सेकंड। यानी किसी सर्किट के अंदर अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा 1 सेकंड तक बह रही है, फ्लो हो रही है, तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। या ऐसे बोल सकते हैं 1 कूलम वो चार्ज है जो किसी सर्किट में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड तक बहा सकता है। तो ये इसकी यूनिट होगी, इसकी चार्ज की। चलते आगे चलते, अब इससे आगे बात करते हैं। तो आगे से आता है कूलम का नियम, इसका कूलम लॉ ऑफ। एक एग्जांपल करवा देता हूं आपको, जैसे अभी आपको क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी की थी Q = Ne, जहां पे n क्या था 1 2 3 सो ऑन। इसका एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। एक एग्जांपल बोल रहा है कि कोई मेटल है, उस पर 16 माइक्रो कूलम चार्ज है। Q की वैल्यू आपको दी गई है, Q की वैल्यू कितनी है? 16 माइक्रो कूलम। किसी मटेरियल पर, मान लेते हैं एक इस प्रकार कोई प्लेट ले लेता हूं, इस पर चार्ज है 16 माइक्रो कूलम, और आपको निकालना है कि इस मैटर से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। इस मैटर से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है Q = क्या होता है? Ne। Q की वैल्यू आपको दे दी 16,
माइक्रो होता है इट मींस 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 16 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू m इनटू e की वैल्यू रखो, e की 1.6 इनटू 10⁻⁻90। अब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपकी n की वैल्यू आएगी 10⁻14। सॉल्व कर रहे ना आपको 10⁻14 इलेक्ट्रॉन इस मैटर से निकले हुए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है जो आपके में भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक कूलम आवेश चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है n, क्योंकि क्या दे दी 1 कूलम इज इक्वल टू क्या आएगा n इनटू 1.6 इनटू 10⁻⁻19। ये इसके डिवाइड में लिया ना, 1 के डिवाइड में लिया ना, तो 1 बाई 1.6 इनटू 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाएंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में, तो 1 10⁻19 ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगी नीचे से, और 1.6 ये डिवाइड आप कर लेना, जितना आए उतना आंसर आएगा, 10⁻18 की रेंज में आएगा, ये आप कर लेना इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अभी जो मैंने आपको बोला था कि एक ग्लास की रोड जो होती है, वो ग्लास की रोड दूसरी ग्लास की रोड को, ये चार्ज ग्लास रोड है, आवेशित रोड है, जो चार्ज की हुई है, ये भी चार्ज की हुई है, ये एक दूसरे को रिपेल करती है यानी धक्का मारती है। ये धक्का कितना लगता है, ये फोर्स कितना लगता है, इस फोर्स के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम है कूलॉम। अब इसने क्या बोला, इसका एक रूल है, नियम है, प्रिंसिपल है, जिसको बोलते कूलॉम लॉ। कूलॉम लॉ, कूलॉम का नियम ये बोलता है कि अगर मान लो यहाँ पे Q चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज पड़ा, स्मॉल q मान लेते हैं, या इसको मान लेते हैं Q1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q2 पड़ा है। ध्यान रखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कहने का मतलब ये, चाहे तो अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट, और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे धक्का मारे चाहे खींचे, दोनों ही कंडीशन में फोर्स लगेगा। कूलॉम नाम के बंदे ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो फोर्स लगता है वो इन चार्ज के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और जो बीच में इनकी डिस्टेंस है r, उसकी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी f किस पे डिपेंड करता है, q1 q2 के मल्टीप्लाई पे और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे। बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है, जिसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के मल्टीप्लाई होता है समानुपाती, या क्या बोलेंगे प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है कि जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं या ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगता है, तो वो मैं कांस्टेंट लगा देता हूं, f = k कांस्टेंट है, q1/q2/r²। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, और इसकी यूनिट जो होती है वो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। ये यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। यूनिट बनेगी कैसे, आपको पता है इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी ये डिस्टेंस है, पावर 2 है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगी, इसकी चार्ज है तो कूलॉम बनेगी, कूलॉम बनेगी। अपने को k की निकालनी है तो कूलॉम तो बटा में आ जाएगा और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई कूलॉम स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होगी। तो ये k की वैल्यू होती है कांस्टेंट की 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है k की वैल्यू एक और होती है, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या बोलते हैं, परमिटिविटी।
अब देखिए तो इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो यही जो लो है वो क्या बन जाएगा, देखिए के की वैल्यू में पुट कर रहा हूं जहां पे क्या आया था, तो f इक्वल टू अपने पास आ गया के की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान रखिए अगर वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए या वायु के लिए, एयर के लिए लिया जाता है तो एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है, और कोई मीडियम है तो वहां पे एप्सिलॉन m लेंगे। कोई भी मीडियम का मतलब ये होगा कि जैसे ये प्लस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज है, इन दोनों को पानी में रख दिया तब पानी के लिए जो एप्सिलॉन का मान है वो आएगा। हवा के लिए या वैक्यूम निर्वात के लिए तो जो आएगा वो एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। पानी वगैरह के लिए अलग है, लकड़ी के लिए अलग है, ये ध्यान रखने वाली बात आपको है। अब बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को आपको बोल दिया क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है जो 8.85 into 10 power minus 19 11 सॉरी 8.85 into 10 power minus 11 होती है किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू बताओ, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू बताओ, तो इतनी होती है 8 into 85 into 8 into 8.85 into 10 power minus 12 इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है सॉरी 8.85 into 10 power minus 12 8.85 into 10 power minus 12, और इसकी जो यूनिट बनाएंगे तो यूनिट क्या बनेगी, एप्सिलॉन को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एफ को यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो यूनिट क्या बनेगी कूलम्ब स्केयर। एफ यहाँ पे आएगा तो न्यूटन बनेगी और मीटर स्केयर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम्ब स्केयर बाय न्यूटन मीटर स्केयर। ये यूनिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, जो इसकी वैल्यू है वैल्यू पूछी जा सकती है और इसकी यूनिट है यूनिट पूछी जा सकती है, वैल्यू भी पूछी जा सकती है और यूनिट भी पूछी जा सकती है। ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से 8 into 85 into 10 power minus 12। और अब बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, तो आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे भी कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर ये कहाँ पे वैक्यूम में या हवा में, निर्वात में या हवा में, तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एफ नॉट लगा दो, और कोई मीडियम मान लो इनके बीच में क्या भरा हुआ है अपने पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर आपको पता है कि बीच में अगर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बल लगेगा, और पानी के अंदर बल थोड़ा कम लगेगा। इसको मैं ले रहा हूँ एफ एम, एम मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, किसका, निर्वात का और किसका, मीडियम का, इसको इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षित विद्युतशीलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब अगर वैल्यू रखना चाहो तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ मैं के की वैल्यू रख रहा हूँ, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि नॉट दिया हुआ क्या आएगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर बटा में, मीडियम के लिए क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, m लिखना चाहो तो m लिख दो, मीडियम के लिए q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जो कट रहा है काट दो, ये कट गया अपना, ये अपना कट गया। अब अपने बच गया एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, नॉट नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन r बराबर आ गया एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन r की वैल्यू आ गई, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहो तो आप ये कह सकते हो
कि वैक्यूम में लगने वाला कूलम्ब फोर्स और मीडियम में लगने वाला कूलम्ब फोर्स, इन दोनों के रेशो को ये बोलते हैं। और चाहे तो ये बोल सकते हो कि मीडियम की परमिटिविटी और इसकी वैक्यूम की परमिटिविटी, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपेक्षिक विद्युतीयता। अब ये दोनों, ये रेशियो है, रेशियो का ना तो कोई एमएलटी होती है और ना ही कोई यूनिट होती है, तो इसकी ना तो एमएलटी आएगी एप्सिलॉन आर की, ना ही क्या आएगी कोई यूनिट आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद में जो है आपके टॉपिक कूलम्ब का जो नियम है वो आपका हो गया। अब है कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है? देखो, आपको पता है कि कूलम्ब लॉ क्या बताता है? फोर्स। और फोर्स कैसी राशि है? वेक्टर है, सदिश। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं Q1 चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे, ये Q2 चार्ज रखा है यहाँ पर, और इसको ले लेते हैं अपने 2D के अंदर। ये जो है पोजीशन है मूल बिंदु, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेता हूँ R1 और इसका जो वो मान लेता हूँ R2। यहाँ पे रखा हूँ। इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है उसको R12 भी लिख सकता हूँ और R21 भी लिख सकता हूँ, यानी R12 भी लिखा जा सकता है क्योंकि एक और दो के बीच में, और R21 भी लिखा जा सकता है। कैसे, क्या होगा, कब लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आपको पता है कि फोर्स Q1 Q2 पे भी लगाया जाएगा, Q2 Q1 पे भी लगाएगा। तो पहले लिखेंगे Q2 ने जो किस पे लगाया? Q1 पे, तो इसको लिखते हैं F12। बाद वाला पहले वाले पे लगाते हैं, ध्यान रखना F12 वो क्या लगेगा? वही वैल्यू लगाते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब का लो क्या बोला? दोनों चार्ज के मल्टीपल और अपॉन R स्क्वायर। अभी मैंने जो निकाला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R12 है तो 12 लगा दो, R12 का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन क्या बनेगी? 2 के द्वारा 1 पर लगाए तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी किसमें? 1 2 से 1 में। किस डायरेक्शन में आएगा? अपने 2 से 1 में। तो इसकी जो डायरेक्शन लेंगे वो अपने क्या ले लेंगे? डायरेक्शन के हिसाब से 1 2 है, 2 1 पे लगा रहे, 2 1 पे लगा रहे तो इसको लिख देंगे R21। और डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? कैप से, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, R12 लिख देता हूँ, ठीक है। और डायरेक्शन क्या? ये R12 वेक्टर, ठीक है। अब अपने ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। किसका? वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम क्या बोलते हैं? इसकी डायरेक्शन ये आपको पता ही है, ये डायरेक्शन है ना, क्योंकि 2 1 पे लगा रहे तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज इसको पॉजिटिव चार्ज लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। आपको पता है ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि इस प्रकार दो वेक्टर हो तो तीसरे वेक्टर के टोटल के बराबर होता है। यानी दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के बराबर हो तो इन दोनों का जो सम होता है वो तीसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के बराबर होता है। यानी R1 को आप क्या लिख सकते हो? R2 प्लस में R12 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। तो R1 को आप लिख सकते हो R2 प्लस R12। R12 की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2। इसको पुट कर सकते हैं R12 की जगह, यानी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो F12 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन दी है तो डायरेक्शन लगाना। F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये ट्रायंगल लॉ आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि
इस हिसाब से किसी ट्रायंगल की दो साइड को वेक्टर के रूप में लिया जाए तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो तीसरी और ऑपोजिट डायरेक्शन के बराबर होता है, तीसरी साइड के। तो मैंने क्या कह दिया r1 किसके बराबर होगा r2 प्लस में r12 के, तो r12 की वैल्यू जो आएगी वो ये है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ r12 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं r1 माइनस r2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं r1 माइनस r2 मोड का स्क्वायर, और ये क्या हो गया r12 के। डन। अब यहाँ से एक चीज आपको और पता लगनी चाहिए क्या कि ये जो है यूनिट वेक्टर है r12, यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, लिख सकते हैं ना, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो r12 को r12 का वेक्टर और r12 का मोड, और r12 की जगह अपने पास ये है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f12 k q1 q2 अपॉन r1 माइनस r2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वो सेम नियम से लिख सकते हैं, और इसकी जगह अपने ये लिख ही सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 का मोड, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया 1, ये क्यूब हो गया, देखो ये पावर 2 है ये पावर 3, एक पावर होगी तो 3 होगी, तो f12 अपने बराबर क्या आ गया f12 इक्वल टू आ गया अपने पास k q1 q2 और बटा में r1 माइनस r2 का क्यूब, और वहां पे लिख सकते हो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये लिख सकते हैं। इसी हिसाब से ये तो q2 ने q1 पे लगाया था, दूसरा क्या लगा सकते q1 q2 पे लगाए, तब जहां पे f12 आया वहां पे क्या आएगा f21 आ जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा f21 सेम ही का सेम ही रहेगा, f21 बराबर क्या आ जाएगा k q1 q2 अपॉन r, अब 21 है तो 21 लगा दो 2 माइनस r1 का क्यूब, सिमिलरली लिख देना, बस इतना लिख देना, इसी प्रकार या सिमिलरली तो आ जाएगा r2 माइनस r1, क्या आपको समझ में आया। अब देखिए आपको पता है कि r12 और r21 इक्वल है, इट मींस ये दोनों चीजें इक्वल रहेगी, क्योंकि देखो k दोनों के लिए इक्वल है, q1 दोनों के लिए इक्वल है, q2 दोनों के लिए इक्वल है, और r स्क्वायर r2 माइनस r1 या r1 माइनस r2 इक्वल है, क्योंकि देखो चाहे तो r12 निकालो चाहे r21 निकालो दोनों क्या रहेगी इक्वल, तो k इक्वल q1 इक्वल q2 इक्वल r12 या r21 इक्वल, इट मींस ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल ही काम करेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। इट मींस आपको पता लग गया होगा कि f जो 12 है वो इक्वली है किसके f21 के, लेकिन डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, ये चीज आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। अब वेक्टर फॉर्म करोगे तो कैसे करोगे, इस प्रकार ड्राइंग करनी है, q1 q2 मानना है, ये पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, ये q1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, q2 का पोजीशन वेक्टर r2 है, इस ट्रायंगल से ये सारा मैटर करना है, और यहाँ करके यहाँ इतना ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हो। शॉर्ट में कैसे लिखोगे, शॉर्ट में लिखने के लिए वही सेम सिस्टम है, बस तब ये ट्रायंगल लोग वगैरह में मत चलना, सीधा लिख देना चाहिए। कैसे, ये ऐसे किया q1 कर दिया, ये q2 कर दिया, ये r1 कर दिया, ये r2 कर दिया, और ये r12 कर दिया, या r21 दोनों हो गए। तो आपको पता है कि f21 क्या आएगा, सॉरी f12 क्या आएगा, 2 के द्वारा 1 पर क्या आएगा k q1 q2 अपॉन 12 है तो r12 स्क्वायर लगा देना, r12 कैप लगा देना, ठीक है। इसी प्रकार f21 क्या आएगा k q1 q2 अपॉन r21 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, r21 कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देना
क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हमने R12 इज इक्वल टू R21, दोनों इक्वल है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है कि R1 कैप जो है 12 की जो डायरेक्शन है वो माइनस ऑफ R21 की डायरेक्शन है, डायरेक्शन उल्टी है बस और कुछ नहीं। तो इट मींस F12 इज इक्वल टू माइनस F21, बस इतना कर देना। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ किसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेम चार्ज होंगे, एक जैसे चार्ज होंगे, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, बाहर की साइड दोनों की अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये धक्का ऐसे देगा, ये धक्का ऐसे देगा। और अगर चार्ज क्या हो, अपोजिट चार्ज हो, तो एक डायरेक्शन क्या रहेगी, अंदर की तरफ, क्योंकि ये ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा अंदर की तरफ। ये पॉइंट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अब एक हल्का सा कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। हल्का सा कंपैरिजन क्या करते हैं, अभी आपको पता है कूलॉम जो लॉ है वो क्या आएगा, कूलॉम नियम के साथ K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। और 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो होता है Gm1 m2 अपॉन R²। इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। ये तो है कौन सा, कूलॉम लॉ, कूलॉम फोर्स लिख देता हूं, कूलॉम बल, और इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो दोनों डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहली बात, दोनों की रेंज इनफाइनाइट है, ध्यान रखो। यानी यहाँ पे चार्ज पड़ा है, इनफाइनाइट पे कोई चार्ज पड़ा है, उस पर भी फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इट मींस फोर्स नेग्लेक्टेड होता है, बहुत कम होता है, तो ना के बराबर होता है। तो पहली बात कौन सा है, दोनों R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी देखो, ये अट्रैक्शन और रिपेल दोनों लगाता है, जबकि ये ओनली अट्रैक्शन, ये ऑलवेज क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और ये अट्रैक्शन और रिपेल दोनों लगाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसकी जो आपको पता लग गया, और परास दोनों की रेंज होती है वो इनफिनिट है। तीसरी बात है, ये जो होता है वो Gf होता है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स उतना ही लगेगा, चाहे मीडियम के अंदर हवा है चाहे पानी है, वो गोला चाहे पानी में गिरा दो चाहे हवा में गिरा दो, F उतना ही लगेगा। लेकिन ये आपको पता है एप्सिलॉन पे काम करता है। एप्सिलॉन किसके लिए, वैक्यूम के लिए अलग आएगा, मीडियम के लिए अलग आएगा। तो ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे भी, यानी परमिटिविटी या विद्युतशीलता पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों के अंदर एक कंपैरिजन था, अब आपने कर लिया। चलते हैं आगे, एक बार मैं देख लूं, मतलब फोन वगैरह चल तो रहेगा वीडियो। ठीक है जी, चल रहा है। इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, मान लेते हैं बहुत सारे चार्ज पड़े अपने पास, ये Q1 माना, ये Q2 माना, ये Q3 माना, ये Q4 माना, ये Qn माना, बहुत सारे चार्ज। आपको पता है ये 2 भी इस पर फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्शन फोर्स लगाए चाहे रिपेल फोर्स, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा। तो जो अध्यारोपण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जो Q1 पर लगने वाला चार्ज है, टोटल फोर्स है ना, वो सभी के अलग अलग फोर्स के टोटल के बराबर होगा। टोटल फोर्स सभी के अलग अलग फोर्स के टोटल के बराबर होगा। यानी टोटल F नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, इस प्रकार। F1 किसके द्वारा, इसके द्वारा, मान लो ये F2 इसके द्वारा, इसके द्वारा, इस प्रकार। यानी टोटल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल के अलग अलग फोर्स के लगाने के इक्वल के
सॉरी इक्वल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं अपने मान लिया Q1 की जगह, आपको आसान करने के लिए ताकि आप उलझो ना, मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे Q नोट लिख लेता हूँ और यहाँ पे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Qn हो गया। और Q नोट क्यों लिखा, क्योंकि ये R1 लिख दूंगा, फिर ये क्या लिखूंगा R2 लिख दूंगा, ये R3 लिख दूंगा, ये R4 लिख दूंगा, ये Rn लिख दूंगा। तो 1 के द्वारा F1 लिख दिया, 2 के द्वारा F2 लिख दिया, इस प्रकार। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसी चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो अलग अलग चार्ज के द्वारा लगाए हुए टोटल फोर्स के टोटल के बराबर होता है, ये बोल सकते हो। तो लगा दो Q नोट पे Q1 के द्वारा क्या लगेगा F1, तो कर देता हूं कि Q नोट Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर, प्लस में डायरेक्शन देनी है तो डायरेक्शन दे दो, इसके साथ क्या आएगी R1 की डायरेक्शन, प्लस में के Q नोट अपॉन दूसरे के द्वारा, ये पहले के द्वारा लगा, दूसरे के द्वारा डायरेक्शन 0 बन देने, तो इसको 0 बनेगा, 0 2 का स्क्वायर 0, अरे R02 क्या, ठीक है। इसी हिसाब से लास्ट वाले का क्या आएगा, के Q नोट Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का के, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, के Q नोट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 के, प्लस में सो ऑन, यहाँ पे Q2 ये बच जाएगा, लास्ट वाले में क्या बचेगा Qn बटा में R0n का स्क्वायर और R0n का क्या। अब इसको आप समेशन रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आएगा कि Q नोट सिग्मा फॉर्म में लिखो, देखो क्या लिखोगे QI अपॉन R0I का स्क्वायर और R0I का कैप, ठीक है। और I की वैल्यू कहां से जा रही है, 1 से लेकर n तक, तो इसको लिख सकते हो I 1 से लेकर I n तक, ये हो गया, इतना ही करना है। दोबारा फिर से बताता हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्ययन का सिद्धांत बोलता क्या है, सिर्फ इतना बोलता है कि किसी चार्ज पर अलग अलग चार्ज, बहुत सारे चार्ज उनके द्वारा जो टोटल फोर्स लगता है वो सभी के अलग अलग टोटल के बराबर होता है। मैंने ये कर दिया और इस प्रकार ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलते आगे, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का, थ्योरी वगैरह आप अपने हिसाब से लिख लेना, थोड़ा मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अगर मैं थ्योरी साथ के साथ लिख के दिखाऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनेगा। फिर आपका आवेश वितरण, इसको बोलते हैं सतत आवेश वितरण, या इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलता है, 3 प्रकार का हो सकता है। मान लेते हैं तार है, तार पर चार्ज है, इसकी तार की जो लंबाई है वो L है, ठीक है, और इस पर टोटल चार्ज जो है वो क्या है Q, ठीक है। आपको पता है कि L लेंथ पे चार्ज कितना है Q, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना होगा Q बाई L, मतलब इकाई लंबाई पे कितना हो जाएगा Q बाई L। इस जो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज होता है, जो इकाई लंबाई पे चार्ज होता है, उसको बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इंग्लिश के अंदर हिंदी में बोलेंगे पर रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व का वैल्यू क्या आएगी Q बाई L। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई Q बाई L। तो इसकी अगर यूनिट बनानी चाहिए तो क्या बनेगी, इसकी यूनिट K है और इसकी मीटर है, इसकी क्या कूलम है और इसकी क्या मीटर। तो लैम्डा की या लीनियर चार्ज डेंसिटी की या रैखिक आवेश घनत्व की जो यूनिट है वो क्या बनेगी कूलम बाई मीटर।
ये तो था एक वायर पर, हो सकता है एक प्लेट पर हो, ये कोई भी प्लेट हो करने को कोई मतलब नहीं। इसका जो टोटल एरिया वो ये है और टोटल चार्ज जो है इसमें क्यू है। तो जो इसके हिसाब से क्यू और एल का रेशो लैम्डा है, तो इसी प्रकार क्यू और ए का जो रेशो होगा वो आएगा सिग्मा। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व। इसकी इकाई बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट कूलम है और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो इसकी यूनिट भी आ जाएगी। इसी प्रकार किसी वॉल्यूम में भी हो सकता है, मान लेते हैं इस प्रकार कोई या गोला मान लेते हैं स्फीयर है और इसके अंदर भरा हुआ है सारे वॉल्यूम के अंदर, तो जिस हिसाब से ये रेशो है उस हिसाब से क्या आएगा, क्यू और वी का रेशो आएगा, इसको डिनोट करेंगे रो से। क्यू और वी के रेशो को क्या बोलते हैं, रो। इसका और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और हिंदी के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या हिंदी के अंदर बोलेंगे तो आयतन आवेश घनत्व। और इसकी यूनिट बनाए तो कूलम बाई मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मापते हैं। तो ये है आपका सतत आवेश वितरण या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रकार से हो सकते हैं, या तो किसी वायर पे है तब अपने लैम्डा काम लेंगे, या किसी सरफेस पे है तब अपने सिग्मा काम लेंगे, या किसी वॉल्यूम में है तब अपने रो काम लेंगे। इनकी यूनिट वगैरह पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते आगे। आगे की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो अब मैटर है, फील्ड किसे कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो एक फेराडे नाम का बंदा था, मैंने बोला था ना एक यूनिट बताने के लिए, फेराडे नाम के बंदे ने बोला कि अगर जैसे ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई प्लस क्यू आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। अब ये धक्का क्यों मारता है, कैसे मारता है, ऐसा क्या होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फेराडे ने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बोलता है कि किसी चार्ज के चारों ओर एक एरिया होता है 3D के अंदर, जहां तक उसका प्रभाव रहता है, इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। यानी किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। हालांकि इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन इनफाइनाइट तक जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम होगा। हालांकि इसकी रेंज क्या होती है इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट तक जो फोर्स लगेगा वो बहुत कम होगा। तो इसलिए अपने इसकी रेंज थोड़ी बहुत जितनी अपने क्वेश्चन के हिसाब से ले लेते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, यानी किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहां तक उसका प्रभाव रहता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं इसके बाहर प्लस क्यू रखा हुआ है, फोर्स इस पर भी लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। हालांकि ये नहीं फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा। अब बात करते हैं आगे, यहां से एक डेफिनेशन और आएगी जो आपके काम की है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहीं बोल दिया जाता है इसी को, और हिंदी के अंदर बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या होता है जी, अब इसको समझने के लिए फेराडे ने वो जो कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, पहले तो फील्ड बताया फिर उसको डिफाइन करने के लिए थोड़ी चीज और बताए। क्या बोलती है, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट के अंदर किसी चीज को क्रिकेट के अंदर रन आउट है, बोल्ड है, नो बॉल है, ये चीजें बताने के लिए अंपायर को फिक्स किया गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने के लिए अंपायर है, उस अंपायर को बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज, और इसकी जो वैल्यू थी वो +1 होती है, +1 कूलम। यानी ये अंपायर बताएगा कि फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डायरेक्शन क्या है, ये सब बताता है कौन,
टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, जिसकी वैल्यू क्या होती है +1 कूलम। आगे समझो। अब आपको पता है कि अगर ये +1 कूलम है, मान लेते देखिए, अब देखिए ये +q चार्ज था, ठीक है, और इधर से कोई प्लस का q चार्ज, उसको एक बार छोड़िए, +q का चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? अब आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन r², ये फोर्स लगेगा। आपको पता है कि Q चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? F। तो पर यूनिट कूलम, एक कूलम पे कितना लगेगा? F/Q। यानी Q चार्ज पे जो फोर्स लगता है कितना लगता है? F लगता है, आपको पता है। और एक कूलम पे कितना लगेगा? F/Q। इसी रेशियो को, इसी अनुपात को बोलते हैं E। क्या बोलते हैं? E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इसकी डेफिनेशन एक डेफिनेशन और बना सकते हो। ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे मान लो +1 Q चार्ज लेके, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स ही क्या कहलाता है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 के लिए ज्यादा लगेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इस पे कम होगी, इस पे कम होगी। यानी इसकी दो डेफिनेशन बना सकते हैं। फोर्स और चार्ज के रेशो को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। या फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो +1 चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है, परीक्षण आवेश होता है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, वो उस फोर्स, उस पॉइंट पर E की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आ गया समझ में? मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अभी ये कंडीशन आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। तो E = अपने पास आया F/Q। E = क्या आ गया अपने पास? F/Q। अब E की अगर यूनिट बनाए तो F की यूनिट न्यूटन है और इसकी यूनिट क्या है? कूलम है, तो N/कूलम। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? N/कूलम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर इसकी एमएलटी बनाए तो कई बार पूछी जाती है, चाहो तो आप बना लेना, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी एमएलटी होगी M1 L1 T -1 A-1 T3 आएगा, सॉरी T3 और A-1। चाहो तो बना लेना, फोर्स की लगाकर और कूलम चार्ज की लगाकर बनानी आप बना सकते हैं। ये एमएलटी याद कर लेना और ये इसकी यूनिट आप याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये आपकी नोट कर लीजिएगा। अब यहां से एक चीज और आपको बताता हूं। मान लेते हैं +2 चार्ज है, ठीक है, और ये यहाँ पे सॉरी ये स्मॉल q चार्ज है, मान लेते हैं ये भी प्लस का है, ये इसकी कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो फोर्स क्या लगेगा? F क्या लगेगा? K Q/r के बीच की डिस्टेंस में r लेगा, ये लगेगा K Q1 Q2/r कूलम की नीड्स। तो E की जो वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला था E की वैल्यू होती है चार्ज का और किसका रेशो, सॉरी फोर्स का और किसका रेशो? चार्ज का रेशो। यानी इस पॉइंट पर E की वैल्यू अगर निकालनी है तो अपने क्या करेंगे? इस पॉइंट पर फोर्स का और चार्ज का रेशो, जो चार्ज पड़ा है उसका रेशो निकाल। तो इस को क्या आएगा? F/Q। तो F क्या आएगा? K Q/r² और अपॉन Q, ये Q से Q कट जाएगा तो अपने पास क्या वैल्यू होगी? KQ/r²। इस चीज को नोट कर लेना, आगे काम आएगी बहुत ज्यादा। E की जो वैल्यू होती है किसी पॉइंट पर क्या आती है? KQ/r², KQ/r² किसी पॉइंट के लिए, ठीक है। आगे समझ। अब E किस पे डिपेंड कर रहा है?
क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कैरी कर रहा है, इसकी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आर स्क्वायर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ही का मान घट रहा है, जैसे जैसे आर स्क्वायर का मान घटेगा वैसे वैसे ही का मान बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से टॉपिक, इसी टॉपिक को ऐसे बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, प्लस क्यू ले लेना, फोर्स निकाल लेना, रेशो निकाल लेना, ये की वैल्यू आ गई और ये अपना ग्राफ आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो लिखना पड़ेगा चित्र अनुसार, कोई मतलब इस प्रकार चार्ज पड़ा है, इससे आगे डिस्टेंस पर ये चार्ज पड़ा है, हमें पता है कूलम्ब फोर्स जो लगेगा वो इतना लगेगा, और हमें पता है E इक्वल टू क्या है अपॉन Q होता है, तो Q से डिवाइड करके ये कर सकते हैं। वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगी। अब ये जो चीज है वो आपने नोट कर लेनी है E की वैल्यू, क्योंकि आगे अभी काम आएगी, अच्छे से तरीके से इसको याद कर लेना। अब चलते हैं आगे जी, आगे चलते हैं, तो इसके आगे जो आपकी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या जिसको बोलते हैं विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, हिंदी के विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैंने बताया था कि फैराडे ने बोला कि इस प्रकार कोई चार्ज है कोई भी, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसका फील्ड होता है। अब वो फील्ड कैसा होता है, क्यों होता है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए एक अजम्पशन, एक परिकल्पना और की गई, कुछ माना गया। माना क्या गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कुछ रेखाओं से मिलकर बना होता है जो इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है, वास्तव में नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन इमेजिनरी है। अब ये होती कैसे है, तो अब अगर इसकी डेफिनेशन बनाएंगे विद्युत बल रेखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो बोलेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस रास्ते पर पॉइंट चार्ज मूवमेंट करता है, जिस भी रास्ते पर, जिस पाथ पर कौन चार्ज मूवमेंट करता है, पॉइंट चार्ज मूवमेंट करता है, उस पाथ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखा। लेकिन ध्यान रखना ये इमेजिनरी होती है, ये काल्पनिक होती है, वास्तव में नहीं होती। हिंदी वाले लिखेंगे तो लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र जिन पर परीक्षण आवेश गति करता है, ठीक है। या इंग्लिश के बारे में बोले दीज इलेक्ट्रिक इमेजिनरी कर्व्स, जिस पर क्या करता है, मूवमेंट करता है, पॉइंट चार्ज मूवमेंट करता है। या दूसरी डेफिनेशन, इससे सिंपल वर्ड डेफिनेशन ये दे सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो बताने वाला रास्ता होता है, ग्राफ जो होता है, वक्र जो होता है, वक्र कर्व जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये प्लस चार्ज था, प्लस 1 को टेस्ट चार्ज यहाँ पे ला के रख दिया, ये किस रास्ते पर जाएगा वापस, उसी रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वह इमेजिनरी कर्व, वक्र जिस पर क्या है, +1 चार्ज क्या करता है, पॉइंट चार्ज क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोल सकते हैं। अब यहां से ध्यान रखना एक चीज, बड़ी बात, ये आपको समझ में आ गया।
अब मान लेते कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, मान लेते कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, जैसे ये प्लस और ये माइनस ले लेता हूँ, आपको पता है कि प्लस से चलकर माइनस पे जाएगी, इस प्रकार मैं आगे बताऊंगा। तो इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन देखनी ई की तो क्या होगी, वो डायरेक्शन इस पर खींची गई टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट या स्पर्श रेखा होती है, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ये नोट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। विद्युत बल रेखाओं की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट प्लस के चार्ज के लिए रेडियली बाहर की साइड में होते हैं, यानी तिरछी बाहर की साइड में होती है, इस प्रकार हर पॉइंट से निकलेंगे, पूरे चार्ज में चारों तरफ से निकलेगी, जैसे एक गोल बल्ब पड़ा है, चारों तरफ से लाइट निकलती है उसकी। दूसरी, अगर ये माइनस चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगी, अंदर की साइड होगी, तिरछी अंदर की ओर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज के पास होती है जो इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व जो होता है ज्यादा होता है, यानी ज्यादा संख्या में होती है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वहां पर ये कम होती चलती है। हिंदी वाले लिखेंगे तो किसी आवेश के पास ये सघन होती है, दूरी बढ़ने के साथ साथ विरल होती चलती है। आगे आपका समझ, ठीक है। इसके बाद की प्रॉपर्टी होती है कि जो प्लस वाला, ये प्लस चार्ज से चलकर माइनस पे खत्म हो सकती है, यानी अगर इस प्रकार प्लस चार्ज रखा है, इस प्रकार माइनस चार्ज रखा है, तो फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, प्लस से माइनस की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो किससे होती है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और इसी प्रकार अगर दो सेम चार्ज है, जैसे ये प्लस है ये प्लस है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार दो चार्ज सेम रखे हुए तो बीच में एक ऐसा एरिया भी आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि फील्ड लाइन ही नहीं होगी। फील्ड लाइन नहीं होगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं उदासीन बिंदु, या इंग्लिश के अंदर बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर इस प्रकार दो सेम चार्ज रखे हुए हैं तो आपको पता है कि ये फील्ड लाइन जो होगी प्लस वाली को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस प्रकार बीच में एक पॉइंट आएगा जिसको उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इसी टाइप से माइनस वाली माइनस के साथ होगा तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद की प्रॉपर्टी आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर खींची की टेंजेंट जो होती है वो ई की डायरेक्शन बताती है उस पॉइंट पर। मान लेते अभी मैंने बताया था प्लस और माइनस, और मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन देंगे तो डायरेक्शन के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचो तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर देंगे तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलते हैं आगे। एक इसकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं ये प्लस है, इससे बाहर की साइड जाएंगे, आपको पता है फील्ड लाइन, ठीक है। कभी ये नहीं होगा कि ऐसे ये बंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में कभी बंद नहीं हो सकती, बंद कर्व नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाती। इसका एक और बताता हूं कि अगर इस प्रकार दो फील्ड लाइन है वो कभी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। दो फील्ड लाइन जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। सर्दी है तो इसलिए चाय लेके आऊं। तो कहां पे था,
मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटेगी तो इस पॉइंट पर देखिए डायरेक्शन दो हो गई। किसकी डायरेक्शन? ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कभी दो पॉसिबल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, इसलिए दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैंने बता दी। चलते हैं आगे। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और एक और बता देता हूँ प्रॉपर्टीज की। ये जैसे प्लस चार्ज है, इससे जो फील्ड लाइन निकलेंगी प्लस से तो निकलेंगी और माइनस के अंदर आएंगी, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलती हैं 90 का एंगल बनाकर। ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर निकलती है? जिस चार्ज से निकलती है। और अगर माइनस के अंदर जाएगी तो परपेंडिकुलर ही अंदर की तरफ जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ये अगर सेम चार्ज होगा तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्रतिकर्षण होगा, आपस में काटेंगे तो नहीं, इस प्रकार। और ऑपोजिट होगा तो आकर्षण होगा। यानी प्लस प्लस की फील्ड लाइन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यानी रिपेल करती है। और ऑपोजिट जो चार्ज है उनकी फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है या आकर्षित करती है। तो मेरे ख्याल से ये फील्ड लाइन की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज थी मैंने आपको बता दी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गई। चलते हैं जी आगे। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, साथ के साथ आप नोट्स भी बना लीजिए आपके। और बाकी ये वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे आप क्या करो, इसको कंप्लीट रिपीट कर लो। चलते हैं आगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। बस इतना बात। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स ये क्या होती है? तो आपको पता है, मान लो ये प्लस है, प्लस से बाहर की साइड इस प्रकार जाएगी। ठीक है, चारों तरफ जाएगी। मैंने इस साइड मान लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एरिया ले लिया। ठीक है, इस प्रकार यहां से ओवर बना लेते हैं, छोटा सा एरिया। अब इस एरिया से आर पार हो रही है कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा आर पार हो रही है। इस आर पार होने वाली में से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जो इसके साथ 90 का कोण बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। देख लो, ये 3D में आपके बनेगा नहीं। एक ही जो है वो लाइन में क्या बना रही है? 90 का एंगल। तो किसी एरिया के लिए, किसी भी एरिया के लिए बहुत सारी फील्ड लाइन गुजर रही है, उनसे मतलब नहीं है। जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है, जैसे इसमें एक ही जा रही है, जो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जाती है, उन्हीं परपेंडिकुलर फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी क्या बोल सकते हैं कि किसी एरिया से परपेंडिकुलर अटैच्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। चाहो तो आगे लिखो तो इसको फाई ई भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे जब एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक दो चैप्टर जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पढ़ेंगे, तब वहां पे फाई ई लिखना पड़ेगा, तो इसलिए फाई से डिनोट करेंगे इसको। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ई डॉट ds। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एरिया के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है, यानी डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? ई ds cos थीटा। यहाँ पे ध्यान रखना थीटा किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल है। ds मतलब एरिया, एरिया की डायरेक्शन। अब ध्यान रखिए एरिया की डायरेक्शन होती है, क्षेत्रफल जो है वो एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्षेत्रफल की एक डायरेक्शन होती है, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। यानी मैं पूछूं कि इस बोर्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस बोर्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, या तो ये डायरेक्शन है या इसके परपेंडिकुलर अंदर की साइड उस साइड में। तो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर। ये नोट कर लेना, आगे अपने यूज करेंगे। एरिया की डायरेक्शन हमेशा एरिया के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब फ्लक्स की परिभाषा डेफिनेशन बनाए तो दो डेफिनेशन बन सकती है। पहली डेफिनेशन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया से अटैच्ड परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पहली डेफिनेशन। दूसरा, किसी पॉइंट पर या किसी एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया के डॉट प्रोडक्ट से जो प्राप्त होता है, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा ई और ds के बीच में थीटा है। यहाँ पे देखिए ई की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन अगर इसकी ऐसे लूं मैं इसको, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगी, तो एरिया की डायरेक्शन भी जाएगी ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल। तो ई डॉट ds जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? फाई की वैल्यू। इसको यहीं से नोट कर लेना क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। फाई की वैल्यू क्या आता है अपने पास? ई डॉट ds। ठीक है। अब मान लेते हैं ds का मतलब छोटा सा टुकड़ा। टोटल फाई निकालनी होती है अगर किसी बड़े सरफेस के लिए। मान लेते हैं एक रूम है, रूम के अंदर बीच में कहीं पे चार्ज रखा है, तो चार्ज रखा है तो अब उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालनी, तो फ्लक्स के लिए पहले छोटा सा टुकड़ा ds ले लेते हैं इसका एरिया का, उसके लिए इसका मान वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर पूरे का इंटीग्रेशन समाकलन कर देते हैं उस किसके लिए? तो पूरे रूम के लिए आ जाएगी। तो पूरे सरफेस एरिया के लिए निकालने के लिए इसका क्या कर देते हैं अपने इंटीग्रेशन या समाकलन। फाई टोटल की वैल्यू ऐसे आती है। ds हमेशा छोटे से टुकड़े को, अल्पांश को छोटे से टुकड़े को बताता है, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो पूरे एरिया के लिए फ्लक्स का मान अपने इस प्रकार निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी आपको क्या पता लगा कि फील्ड लाइन में से वो फील्ड लाइन, क्षेत्र रेखाओं में से वो क्षेत्र रेखाएं जो किसी एरिया के परपेंडिकुलर गुजरती है, 90 का एंगल बनाकर लंबवत गुजरती है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो अभी अपने पास आ गया फाई इक्वल टू ई डॉट ds। ठीक है। अब चाहो तो इसकी यूनिट बना लो। क्या बनाए? यूनिट फाई। ई अपने पास क्या था? ई का वैल्यू अपने पास पता थी, F/Q थी, पहले की थी, तो न्यूटन बाई कूलम। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? न्यूटन बाई कूलम। और ds क्या है? एरिया। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। किसकी? फाई की। तो फाई की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। तो चाहो तो इसकी ml भी आप बना सकते हो।
एसआई के अंदर इसकी यूनिट या मात्रा पूछा जाता है तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। अब इससे एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं आपको कैसे आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल किस द्वारा समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि एक वेक्टर एरिया दिया हुआ है, सॉरी एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, यानी ए की वैल्यू दी हुई आपको, ए वेक्टर की क्या दी हुई है, 5 × 10⁻³ वेक्टर, और ई की वैल्यू आपको दी हुई है 200π + 300J। आपको निकालना फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू आपको पता क्या होती है, E.ds, इन दोनों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कैसे करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ गुणा करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ गुणा करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 200i + 300j और डॉट में 5 × 10⁻³ तो आई वाला इसमें तो है नहीं, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, सीधा जे वाले के साथ कर देता हूं। तो 5 गुना जे डॉट जे का मान वैल्यू एक आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 3 6, कितना आ जाएगा 6000 का, 5 × 3 1500, 1500 × 10⁻³ ठीक है। चाहो तो 10⁻³ को नीचे लेके आ जाता हूं, तो 1.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। और इसकी एक यूनिट और होती है, वो यूनिट होती है वोल्ट मीटर। इसकी फ्लक्स की एक यूनिट और होती है जो होती है वोल्ट इंटू मीटर, ये भी नोट कर लेना। फ्लक्स की एक यूनिट तो क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, और एक यूनिट होती है इसकी वोल्ट मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, जो यूनिट थी अपने ई की यूनिट में, फाई की यूनिट क्या निकाली थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर, ये नोट कर लेना। तो इनमें से प्रश्न बन सकता है कि वोल्ट मीटर फ्लक्स की यूनिट, तो ये इसी की वैल्यू वोल्ट और मीटर है, ठीक है। चलते आगे है इसके बाद में गाउस का नियम, गॉस लॉ। गॉस लॉ या गाउस का नियम। अभी अपने फाई की वैल्यू निकाली थी, फाई की वैल्यू आई थी E डॉट ds, और पूरे एरिया के लिए निकाली थी तो किसी सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन किया था। गॉस ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो फाई की वैल्यू आती है वो एक और तरीके से भी अपने निकाल सकते हैं, किसी और तरीके से भी फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक तरीका और भी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, मान लेते हैं कोई भी, ये मैंने एरिया ले लिया, परपेंडिकुलर कितनी गुजरी, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, कितनी गुजरी, 5 गुजरी। तो ये जो फाई की वैल्यूज होती है वो जो परपेंडिकुलर गुजरने वाली जो फ्लक्स है ना, उसके नंबर बताती है, परपेंडिकुलर गुजरने वाली फील्ड लाइन है उनके नंबर बताती है, ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गॉस ने क्या बोला, गॉस ने क्या बोला कि मान लेते कोई बंद एरिया है, इस प्रकार कोई भी बंद एरिया है,
बंद का मतलब चारों तरफ से क्लोज है वो, चारों, जैसे रूम क्लोज होता है, जैसे कोई स्फीयर क्लोज होता है, कोई बंद एरिया है, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है क्यू, कोई भी चार्ज पड़ा है क्यू, तो इससे जो सारी निकलने वाली फ्लक्स जो है, फ्लक्स देखो फील्ड लाइन निकलेगी बहुत सारी, उनमें से कुछ परपेंडिकुलर निकलेगी, जो परपेंडिकुलर निकलेगी वो क्या होगी, फ्लक्स। तो वो बोल रहा है, बॉस बोल रहा है कि किसी बंद एरिया के लिए, क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू होती है निकलने वाली, या अगर माइनस है अंदर तो आने वाली, यानी अटैच आप जाने वाली या आने वाली ले सकते हो। तो किसी भी बंद एरिया के लिए जो अटैच फ्लक्स की वैल्यू होती है, निर्गत फ्लक्स होती है, बाहर निकलने वाली फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, वो इस क्लोज्ड एरिया के अंदर, सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा है और मीडियम की परमिटिविटी, विद्युतशीलता के रेशियो के बराबर होता है। यानी किसी भी बंद एरिया है, पास कोई बंद सरफेस है, चारों तरफ से कैसा भी बंद सरफेस है, उससे अटैच जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, वो उस बंद सरफेस के अंदर पड़े चार्ज, अंदर पड़े चार्ज Q और जो परमिटिविटी होती है, या जिसको बोलते हैं विद्युतशीलता, उनके रेशियो के बराबर होता है। ध्यान रखिए, अगर मीडियम है तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m लेंगे, और अगर एयर है, हवा है या निर्वात वैक्यूम है, तो फाई को ले लेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तब क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का तरीका एक ये है और फ्लक्स का तरीका एक ये है। अब अपने गॉस के नियम की एप्लीकेशन करेंगे, तब ये दोनों तरीके अपने को पता होने चाहिए, एक इस तरीके से निकालेंगे, एक इस तरीके से निकालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मान लो अगर कोई इस प्रकार बंद एरिया है, कैसा भी, उसके अंदर चार्ज भी नहीं है, तो इससे अटैच फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि चार्ज ही 0 है। चार्ज 0 है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। नोट कर लीजिए इस बात को, आगे होगा समझ में मेरे ख्याल से। गॉस का नियम क्या बोलता है, किसी क्लोज सरफेस से अटैच फ्लक्स या निर्गत होने वाली, बाहर जाने वाली फ्लक्स की जो वैल्यू होती है, वो उसके अंदर पड़े चार्ज और उस मीडियम की परमिटिविटी या विद्युतशीलता, आवेश और विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। या ऐसे बोल सकते हो, चार्ज का 1/ε गुना होती है। इसको या तो रेशो में लिख सकते हो डेफिनेशन में, चाहे तो इस डेफिनेशन में लिख सकते हो, चार्ज का 1/ε गुना होती है। तो ये आ गया गॉस का नियम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं गॉस लॉ जो है उसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का फायदा क्या है, कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, तो अपने बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो अभी मैंने पहले बता दिया था, फाई की वैल्यू जो आई थी ऐसे तो आई थी E.ds, और फाई की वैल्यू किससे, गॉस लॉ से आई थी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को आप इक्वल भी लिख सकते हो, यानी आप इस प्रकार भी लिख सकते हो E.ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट। डॉट, जब तक डॉट लगेगा तब तक वेक्टर लगा देना, ध्यान रखना। डॉट हटाने के बाद में cos थीटा लगे तो ही वेक्टर हटेगा, नहीं तो जब तक डॉट लगा हुआ है तब तक वेक्टर लगाएंगे। cos थीटा लगती है ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा। तो फाई की एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं। आगे आओ मेरे ख्याल से समझ में, ठीक है, चलते हैं। अब अपने करते हैं कुछ इस नियम के लिए एक चीज और बताता हूं। मान लेते हैं इस प्रकार कोई सरफेस है,
इसके अंदर प्लस 2 पड़ा है, प्लस 3 पड़ा है यहाँ पे, प्लस 2 पड़ा है यहाँ पे, और प्लस माइनस 2 पड़ा है यहाँ पे मान लीजिए। इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो क्या है? तो यहाँ ध्यान रखिए कि उसके अंदर जो अपने पहले अलजेब्रिक सम किया था, एडिटिविटी वाला लॉ किया था, बीजगणितीय योग किया था, तो इसके अंदर भी बीजगणितीय योग लगेगा, क्योंकि गॉस का लॉ क्या बोलता है? किसी बंद सरफेस के अंदर पड़ा कितना ही पड़ा कहीं पड़ा अपने को मतलब नहीं, टोटल होना चाहिए उसका, टोटल। एंड टोटल इसका कितना हो गया? प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का ये होगा 5 और 2 7, 7 में से 2 तो ये गया, 7 में से 2 कितना गया? 5 बच गया। अब कितना बच गया? 5 बच गया। तो अब ये 5 बटा एप्सिलॉन आएगा, पाई की वैल्यू क्या आएगा? 5 बटा एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना, टोटल कहीं भी पड़ा है, किनारे पे पड़ा है, चाहे बीच में पड़ा है, मतलब नहीं है, उसके अंदर पड़ा होना चाहिए। तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया। ये गॉस लॉ आपके था। कुछ स्पेशल सी चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सी बात मैंने आपको बता दी थी। गॉस लॉ आपको बता दिया। गॉस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 तो है कि जो मैंने अभी बताया था कि चार्ज कहीं भी पड़ा उससे मतलब नहीं है। चार्ज किनारे में पड़ा है, ठीक सेंटर में पड़ा है, इस साइड में पड़ा है, उससे मतलब नहीं होता, चार्ज अंदर होना जरूरी है। दूसरी बात, अगर चार्ज किसी फ्लक्स सरफेस के अंदर नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यानी अगर चार्ज ही 0 है, फाई q बाई एप्सिलॉन था, अगर q ही 0 है तो फाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा, पृष्ठ कैसा है, सरफेस कैसा है, इसलिए तो मैंने ऐसा सरफेस बनाया था। चाहता तो मैं ऐसे गोल भी बना सकता था, चाहता तो मैं ऐसे इस प्रकार क्यूब भी बना सकता था, लेकिन नहीं, क्यूबॉइड बना सकता, इसीलिए मैंने सब ऐसा बनाया था कि सरफेस कैसा भी, उससे भी कोई मतलब नहीं, कैसा भी हो, बस चार्ज अंदर होना चाहिए और बंद होना चाहिए। सरफेस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात है, जो गाउस का नियम है ये फ्लक्स के लिए, ये वाला वो उन्हीं पे लगेगा जो जैसे F किस पे डिपेंड कर रहा था? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये गॉस का नियम है ना, जो इस चीज को फॉलो करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करते हैं, है ना? किसके? डिस्टेंस के स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है, उसी में लागू होता है। यानी ये गॉस का लॉ आप ग्रेविटेशनल फोर्स में भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट वहां पे सिर्फ आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी ये गॉस लॉ ये भी फॉलो करता है। अब उसके लिए अलग आएगा, ये एप्सिलॉन वगैरह वहां पे काम नहीं करता, तो वो आपके है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए मैं करवाऊंगा नहीं, उसमें भी होता है। तो ये जो जिसमें बटा में आर स्क्वायर है वहां पे गॉस लॉ फॉलो होता है, ध्यान रखना, जिस फोर्स के लिए बटा में आर स्क्वायर काम करता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और बता, 2 पॉइंट और बताते हैं आपको। अब मान लेते हैं ये प्लस चार्ज पड़ा है यहाँ पे 5 कूलम, और यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे प्लस 2 कूलम पड़ा है। इस पॉइंट पर अगर E की वैल्यू निकालें, इसकी E की वैल्यू निकालें, तो E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी। यानी E की जो वैल्यू होती है वो अंदर पड़े बाहर पड़े दोनों के कारण होती है इसी पॉइंट पर, लेकिन फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ अंदर वाले आवेश के कारण होती है, अंदर वाले से अटैच जो फ्लक्स होती है, अंदर से निर्गत जो फ्लक्स होती है। यानी इस E की वैल्यू जो होती है वो अंदर पड़े आवेश के कारण, सॉरी, अंदर और बाहर दोनों वाले के टोटल के बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इसके लिए अगर E1 है, इसके लिए अगर E2 है यहाँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर दोनों का ऐड होगा,
ई की वैल्यू का, ध्यान रखना वैल्यू बोलना, वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं है, फील्ड लाइन कभी काटेंगे नहीं। यहाँ पे ई की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, लेकिन फ्लक्स जो अंदर सरफेस के ऊपर है उसके काम मतलब उस पर ही डिपेंड करती है। एक चीज और है, कई ये गॉस का लॉ होता है, वो जो मूवमेंट करते चार्ज है, गतिशील जो चार्ज है, मूवमेंट करते चार्ज है, उन पर भी लागू होता है, लेकिन इतना अपने सिलेबस के अंदर है नहीं, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये गॉस लॉ से संबंधित कुछ आपके क्या बोलते हैं पॉइंट्स थे। इसके बाद में करते हैं इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पहला जो एप्लीकेशन है वो है पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ई की वैल्यू फाइंड करना। क्या करेंगे, कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट p ले लेते हैं जिस पर अपने को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान रखिए गॉस के एप्लीकेशन के अंदर अपने E की वैल्यू निकालेंगे दो तीन कंडीशंस के लिए। पहली पॉइंट चार्ज के लिए, तो इससे r दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक गाउसियन पृष्ठ की अपने इमेजिन कर लिया, मान लेते हैं इमेजिन करिए कि बंद सरफेस है। ऐसा जब कोई भी इमेजिन करते हैं ऐसा सरफेस, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, ई की वैल्यू निकालने के लिए, गॉस के नियम, गॉस के लॉ को लगाने के लिए, तो उस सरफेस को बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस, गॉस सरफेस भी बोल सकते हैं। तो अब इस पे पॉइंट पी पर ई की वैल्यू निकाली, तो ये मैंने इमेजिन कर लिया इस प्रकार गोला है, और गोले के उस पॉइंट पर वो जो पॉइंट है जहां पर अपने ई की वैल्यू निकाली, वो पॉइंट इस इमेजिनरी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के ऊपर है, यानी गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो आपको पता है फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट ds, और पूरे सरफेस के लिए निकालोगे तो समाकलन है, तो क्या आएगा ई डॉट ds का समाकलन कर दो, एक मिनट को पहले क्या आएगा, ई ds cos थीटा। अब थीटा का है ds और ई की डायरेक्शन के अंदर, ds की डायरेक्शन और e की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट के लिए ds की डायरेक्शन ये होगी और e की डायरेक्शन भी ये होगी, क्योंकि e की डायरेक्शन प्लस के लिए इस साइड में होगी। और एरिया की मैंने बताई थी, अगर इस प्रकार ये गोला है, मान लेते हैं ये इस प्रकार ये गोला है, तो इस गोले के लिए इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, तो इस पॉइंट पर e की डायरेक्शन भी ये है, ds की डायरेक्शन भी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना लगेगा, 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या है, e, ये cos 0 की वैल्यू 1 कर देता हूं, यहीं पे सीधा एक स्टेप खा गया, e बाहर निकाल दिया, ds का क्या कर दिया, समाकलन। मैंने बोला था ds एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है,